Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Now students, as you know, this is your SST class, social science class, and today we will read class 6 social and political life chapter number 4. Okay students, and the chapter number 4, key elements of a democratic government. All right, and students, this is video first. So let's start students. So the chapter is key elements of a democratic government. Key elements means मुख्य तत्व डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोकतांत्रिक सरकार के. ओके, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में. ऑलराइट, so let's see. In this chapter you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government. These include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. In this chapter, इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के, ठीक है, मीन्स कि आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सभी कामों को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य बातों को, मुख्य तत्वों को पढ़ेंगे. These includes, उनमें क्या शामिल है? पीपल्स पार्टिसिपेशन मीन्स लोगों की भागीदारी. इनमें लोगों की भागीदारी. द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ओके, मीन्स समस्याओं का समाधान. रिजोल्यूशन मीन्स समाधान, एंड कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़े या जो भी विवाद होते हैं. ओके, एंड इक्वलिटी मीन्स समानता, एंड जस्टिस मीन्स न्याय. तो इसमें हम लोगों की प्रतिभागिता, लोगों की भागीदारी, झगड़ों का समाधान, समस्याओं का समाधान, समानता और न्याय के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, तो इस पार्ट में स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व में हम क्या पढ़ेंगे? हम लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे. इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं. ओके, और ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल भी बनाते हैं. और अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होगा? ठीक है, तो चलिए आइए इसे जानने के लिए स्टूडेंट्स हम साउथ अफ्रीका में रहने वाली एक माया की कहानी पढ़ते हैं. ओके, हेयर यू कैन सी मैप. ओके, एंड हेयर इज साउथ इंडिया, सॉरी साउथ अफ्रीका, एंड हेयर इज इंडिया. ओके, तो हम देखते हैं कि इंडिया साउथ अफ्रीका के मैप में क्या स्टोरी छिपी हुई है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. South Africa is a country, as you can see here. South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, whites who came there to settle, and Indians who came as laborers and traders. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है, साउथ अफ्रीका क्या है? एक देश है, ठीक है, और ये एक ऐसा देश है जहाँ पर कई प्रजातियों के लोग रहते हैं. अनेकों धर्मों के, अनेकों जातियों के, अनेकों प्रजातियों के लोग साउथ अफ्रीका में रहते हैं. ऑल राइट, there are black people who belong to South Africa, whites who came there to settle. और वहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे कई प्रजाति के लोग रहते हैं, उन प्रजातियों में श्वेत लोग हैं, ठीक है, गोरे लोग हैं, अश्वेत हैं, काले लोग हैं, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय, वे लोग यहाँ पर रहते हैं. ठीक है, there are black people who belong to South Africa. जो अश्वेत लोग हैं वे साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं. वाइट लोग, जो श्वेत लोग हैं, वे हु केम देयर टू सेटल, वे यहाँ रहने के लिए आए. एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स, और भारतीय जिनका रंग सांवला माना जाता है उस देश के अकॉर्डिंग, वे वहाँ पर श्रमिकों और व्यापारियों के रूप में सेटल हो गए. ऑलराइट, now Maya Naidu, an 11 years old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clean up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There were many pictures of a young schoolboy of around 15 years of age. When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. He
had been sought by the police. Maya was shocked. Why? She asked. Okay, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम साउथ अफ्रीका में रहने वाली एक माया नाम की 11 ईयर्स ओल्ड की लड़की के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो माया नायडू, एन 11 ईयर्स ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहेंसबर्ग. तो जोहेंसबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की जिसका नाम माया नायडू था, एक दिन पुराने बक्सों की वॉच हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस. एक दिन वह क्या कर रही थी? अपने पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी. सी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. तो जब वो पुराने बॉक्स की सफाई कर रही थी तो उसे एक रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक, एक रजिस्टर मिला जो अखबार की कतरनों मीन्स अखबार की जो कटिंग है, अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था, न्यूज़पेपर आर्टिकल से और पिक्चर्स से भरा हुआ था. जैसे आप लोग भी देखते हैं हमारे घरों पे भी पुराने बॉक्स में कई चीज़ें स्टोर रहती हैं पुरानी यादों से संबंधित. तो ऐसे ही माया को अपनी मम्मा के साथ एक घर के पुराने बक्से को सफाई करते समय एक डायरी मिली, एक रजिस्टर मिला, एक स्क्रैप बुक मिली जिसमें कि बहुत सारी पिक्चर्स, चित्र और समाचार पत्रों की कटिंग लगी हुई थी. देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, तो उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी. When she asked her mother who the boy was, तो जब उसने अपनी मम्मी से पूछा कि यह लड़का कौन था, she was told that he was called Hector Peterson. तो जब उसने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा ये लड़का 15 साल का कौन है, तो उसकी मम्मा ने आंसर दिया, उन्होंने कहा यह लड़का हेक्टर पीटरसन है. ओके, और ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस. इसको शॉट बाय द पुलिस मीन्स इसको गोली मार दी गई थी पुलिस के द्वारा. तो उसकी मम्मा ने बताया यह लड़का हेक्टर पीटरसन है, उसको पुलिस ने गोली मार दी थी. माया वॉज शॉक्ड. माया को बड़ा शॉक लगा, बड़ा झटका लगा. एंड वाई सी आस्क्ड, और उसने पूछा क्यों गोली मारी. हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका was earlier governed by separation on the basis of race. South African people were divided into white, black, Indian and colored races. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities. Her mother explained, ठीक है, उसकी मम्मा ने explain किया, उसकी मम्मा ने बताया that South Africa was earlier governed by apartheid laws. Okay, apartheid means क्या होता है स्टूडेंट्स? रंग भेद नीति. रंग भेद, जो वर्ण भेद अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? apartheid बोलते हैं, रंग भेद. ऑल राइट, तो क्या बताया? हर मदर एक्सप्लेन, उसकी मम्मा ने उसे समझाया, साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्न बाई एपेथाइड लॉस, की जो दक्षिण अफ्रीका था पहले रंग भेद कानून से शासित था. पहले वहाँ पर रंग भेद कानून चलते थे. ओके, अब रंग भेद क्या होता है? स्किन के कलर को लेकर जो भेद किया जाता है. एपेथाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. तो एपेथाइड का मतलब होता है, रंग भेद का मतलब है त्वचा यानी चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना. ओके, South African people were divided into white, black, Indian and colored races. और जो साउथ अफ्रीकन लोग हैं वे डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं श्वेत, अश्वेत, भारतीय और रंग, अलग रंगों के आधार पर. मीन्स कि वहाँ के जो कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत और भारतीय एवं अन्य प्रजातियाँ एक दूसरे से, उनको एक दूसरे से संबंध बनाने की, एक दूसरे से बात करने की इजाज़त नहीं होती थी उस नियम के अकॉर्डिंग टू द लॉ. ओके, उस नियम के अनुसार दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज. ठीक है, तो वहाँ के जो कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी. और जो विभिन्न प्रजाति के लोग थे वे ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे. ओके,
Maya could not believe her ears. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid. She told Maya that in those days Maya could not believe her ears. Maya को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था. Maya's mother sounded angry. Okay, माया की जो मदर थी, माया की जो मम्मी थी, वो जब बात कर रही थी तो उनकी आवाज़ में बहुत गुस्सा था. ठीक है, मतलब उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बहुत बड़ा गुस्सा था. एंड when she spoke about life under apartheid, क्यों गुस्सा आ रहा था? जब वे रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में जब माया को बता रही थी. she told Maya that in those days, तो उसकी मम्मा ने बताया कि उन दिनों, ओके, those days, उन दिनों hospitals were separate and so were ambulances. And ambulances meant for white people would always be well equipped, while one meant for black people was not. There were separate trains and buses. Even the bus stops were different from black and white people. ओके, तो क्या उसकी मम्मा ने बताया? उसकी मम्मा ने बताया कि रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बहुत अधिक गुस्सा था. और उन्होंने बताया कि जो वाइट लोग और ब्लैक लोग, श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल भी अलग अलग होते थे और अस्पताल की एम्बुलेंसेस, गाड़ियाँ भी अलग अलग थी. जैसे कि जो श्वेत लोग के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सजी हुई रहती थी, और जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी. ओके, और उन्होंने यह भी बताया कि उनके लिए रेल, बसें, सब कुछ क्या होते थे? अलग अलग होते थे. ठीक है, तो ये सारा अंतर उन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा रंग भेद नीति के अंदर उनके साथ असमानताएं की जाती थी. देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, और तो और उनके लिए ट्रेन और बसेस भी अलग अलग होती थी. इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट पीपल, और यहाँ तक कि बस स्टॉप होते थे, वेटिंग एरियाज जो होते थे बसों के लिए, तो वे भी ब्लैक और वाइट लोगों के लिए अलग अलग बनाए गए थे. इतना उनमें अंतर और पक्षपात हम कहें इतना अधिक व्याप्त था उन दिनों जब एपार्थाइड पॉलिसी चल रही थी. ओके, non-whites were not allowed to the vote. The best land in the country was reserved for the white people, and non-whites had to live on the worst available land. Thus, blacks and colored people were not considered to be equal to whites. Non-whites were not allowed to vote. और जो non-whites थे स्टूडेंट्स, ठीक है, मीन्स कि वहाँ के जो non-whites लोग थे, जो अश्वेत लोग हम कहेंगे, ठीक है, जो अश्वेत लोगों को वोट देने के लिए इजाज़त नहीं होती थी. ओके, दे वर नॉट एबल टू गिव वोट, ओके, फॉर वोटिंग. ऑलराइट, उनको वोटिंग करना अलाउड नहीं था, वो उनका राइट नहीं था. द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल, और उनके देश में जो बहुत अच्छी भूमि होती थी, अच्छी ज़मीन होती थी, वे श्वेत लोगों के लिए ही आरक्षित थी. एंड नॉन वाइट्स हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, और जो अश्वेत लोग थे वे सबसे घटिया ज़मीन उनको दी जाती थी खेती करने के लिए, अवेलेबल लैंड. दस ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स. इस प्रकार से जो श्वेत लोग थे और जो अश्वेत लोग थे, मीन्स कि जो गोरे काले के बीच में जो अंतर था वो बहुत अधिक था. और वहाँ पर इससे पता चलता था कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर, अश्वेत लोगों को और भारतीयों को श्वेत लोगों के, गोरे लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, और उनके साथ बहुत अधिक पक्षपात किया जाता था. ओके, तो देखिए स्टूडेंट, साउथ अफ्रीका में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके रंग भेद के अनुसार. ऑलराइट, वन डे township, okay, one black township was the southwestern township Soweto. Hector Peterson lived here, and he and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in school. This was the language that the white spoke
Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language, Zulu. The South African police beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. Okay, this was on 16 June 1976. One black township was the southwestern township Soweto. Okay, तो स्टूडेंट्स उस समय क्या था, दक्षिणी पश्चिम, ठीक है, साउथ वेस्टर्न मीन्स कि दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था जिसका नाम क्या था, सोवेटो था. ओके, हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर, और जो हेक्टर पीटरसन थे वो वहीं रहता था. एंड ही एंड हिज क्लासमेट्स जॉइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकान्स लैंग्वेज इन स्कूल. तो क्या हुआ, वहाँ के जो श्वेत लोग थे वे अफ्रीकान्स भाषा बोलते थे, तो हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों ने पर भी इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था. उनसे कहा जा रहा था कि आप इस भाषा को सीखिए. दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द वाइट्स स्पोक, क्योंकि उसको श्वेत लोग बोलते थे. ठीक है, तो Hector and other school students were being forced to learn this language, but they wanted to learn their own language Zulu. लेकिन क्या थे, जब उनसे कहा गया कि आप अफ्रीकन भाषा को सीखिए, उनको जब फोर्स किया गया तो वे जो स्कूल के अन्य विद्यार्थी थे वे इस भाषा को नहीं सीखना चाहते थे, वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे. ओके, और उनकी भाषा क्या थी, जुलू थी, जिसे वे सीखना चाहते थे. Then after the South African police beat up the protesters mercilessly. तो उस समय जब उन्होंने ये सब चीज़ें सीखने का विरोध किया, अपने सहपाठियों के साथ मिलकर जब अफ्रीकान्स सीखने का वे विरोध कर रहे थे, तो दक्षिण अफ्रीका की जो पुलिस थी उसने विरोध करने वाले इन लोगों को mercilessly मीन्स बेरहमी से, ठीक है, बेरहमी से पीटा. एंड शॉट एट द क्राउड, और भीड़ पर गोलियां बरसा दी, गोलियां चला दी. वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर. दिस वॉज ऑन 16 जून 1976. सो वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर, तो उन्हीं गोलियों में से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया. और यह कब की घटना है स्टूडेंट, 16 ऑफ जून 1976 की यह घटना है. The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader, Nelson Mandela, fought the apartheid system for several years. Finally, they succeeded, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. All right, तो ये बात तो पीटर हेक्टरसन की थी, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जो मारे गए इस विरोध में कि उनको श्वेत की लैंग्वेज नहीं सीखनी है. तो उसके बाद स्टूडेंट्स द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस थी, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह था, हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड, ठीक है, जो कि उस समय क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे रंग भेद के खिलाफ. एंड द मोस्ट वेल नोन लीडर, और उनके जो बहुत प्रसिद्ध नेता थे अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के, उनका नाम क्या था, नेल्सन मंडेला था. ठीक है, आपने ये नाम पहले भी सुना होगा. तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया. ओके, और किस बात को संघर्ष किया, एपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स, मीन्स कि रंग भेद पर संघर्ष किया कि रंग भेद नहीं होना चाहिए. फाइनली दे सक्सीडेड, एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसिडर्ड इक्वल. फाइनली, अंततः दे सक्सीडेड, वे सफल हुए, एंड 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, एक लोकतांत्रिक देश बन गया, in which people of all races were considered equal, जहाँ पर सभी जाति के लोगों को, सभी प्रजातियों को समान रूप से देखा जाने लगा, सबको बराबर माना जाने लगा. तो इसके क्रेडिट कौन लेके गए, नेशनल मंडेला. ठीक है, काफ़ी अन्य लोग भी थे, पर जो उनको जिसने लीड किया इस संघर्ष को, तो उसमें नेल्सन मंडेला का नाम शीर्ष में है. ओके, तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता जिनका नाम क्या था,
था नेल्सन मंडेला था, उन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। ठीक है, तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। Now here what were Hector and his classmates protesting about? List 5 ways in which the non-whites were discriminated against. Okay, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कुछ अश्वेत लोग जो थे वे किस किस तरह के, जो कुछ अश्वेत लोग थे वे किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे। तो उसकी हमें सूची बनानी है। और हेक्टर, डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पर्सन्स टू बी ट्रीटेड इक्वली? वाई? तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है? क्यों है? ओके, और हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? तो जो स्टूडेंट्स, जो पहली बात थी उनको ये थी कि उनको जबरन से साउथ अफ्रीका की लैंग्वेज, जो साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज थी उसको जबरन सिखा रहे थे। ये तो उनका फर्स्ट रीज़न था जो जिसका उन्होंने विरोध किया। और जो दूसरा रीज़न था कि उनको उनकी लैंग्वेज जुलू को नहीं सीखने देना चाह रहे थे। तीसरा था कि उन्होंने क्या किया, इस नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया, आवाज़ उठाई। तो ऐसे कुछ और रीजंस थे जो कि उस समय बहुत ज़्यादा चल रहे थे, जो कि ये इंडिकेट कर रहे थे कि कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओके, so let us now try to understand what a democratic government means to all of us. चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है, क्यों लोकतंत्र का इतना इम्पोर्टेंस है और उससे हमारे क्या बेनिफिट्स हैं, हमारे देश को क्या बेनिफिट्स है और जनता को क्या बेनिफिट्स होते हैं। वे सारी चीज़ें अभी हम क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी में क्या है? पार्टिसिपेशन बहुत ही मुख्य तत्व है। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन का मीन्स है कि भागीदारी करना, प्रतिभागिता करना। Why do we have regular elections? You have already read in the previous chapter that people make the decisions in a democracy. Through voting in election, people elect leaders to represent them. These representatives take decisions on behalf of the people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and interest of the people. Okay. तो हेयर स्टूडेंट्स वी विल रीड अबाउट द पार्टिसिपेशन कि भागीदारी से लोकतांत्रिक सरकार का क्या अर्थ है। तो भागीदारी में हम कहेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे यहाँ क्या होता है, कंटिन्यूस इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आपने जैसे कि पहले भी पढ़ा है कि लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों के द्वारा निर्णय करना। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या है, लोग निर्णय लेते हैं और इलेक्शन में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनते हैं। ऑलराइट, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये जो प्रतिनिधि होते हैं, ये लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते समय लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। ओके, सो व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन? क्यों हमारे यहाँ हमेशा नियमित रूप से चुनाव होते हैं? तो स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस चैप्टर, आपने ये पहले भी पढ़ लिया है, दैट पीपल मेक द डिसीजंस इन अ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, लोग फैसले करते हैं। ओके, थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम, और इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान लोग वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, अपने लीडर या प्रतिनिधि को चुनते हैं। और जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, ये लोगों की मांगों को ध्यान में रखकर, मीन्स निर्णय लेते समय लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखते हैं। ओके,
In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and interest of the people. तो जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो ये प्रतिनिधि होते हैं, ये क्या करते हैं, यह मानकर चला जाता है कि ये प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे. So students, here we have to discuss, okay, later we will discuss in our classroom, but this time listen, what's the discuss point? Look at some newspapers and discuss some elections that you may have read about. Okay, why do you think elections are required after a fixed period? All right, तो स्टूडेंट्स अब आपको देखना है कि कुछ न्यूज़पेपर्स की आप कटिंग देखिए, कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए. एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत होती है? क्यों डेमोक्रेसी में ऐसा किया जाता है कि कुछ समय अंतराल में ही इलेक्शन कराए जाते हैं? जैसे जनरली क्या है, 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन करवाए जाते हैं. तो इसके पीछे क्या रीज़न है? ठीक है, तो आप इसके बारे में सोचिए स्टूडेंट्स, हम क्लासरूम में इस बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर, ओके, ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड्स. In India, this period is 5 years. Once elected, governments can stay in power only for that period. If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. This is a moment when people can sense their power in our democracy. In this way, the power of the government gets limited by regular elections. So, all governments are elected for fixed period. तो जितने भी सभी सरकार हैं, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है. ठीक है, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है. इन इंडिया, भारत में, दिस पीरियड इज़ 5 years. भारत में यह अवधि 5 वर्ष की होती है. जैसे अभी हमने आपको बताया, वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड. एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक, 5 years तक सत्ता में रहती है. ओके, if they want to continue to be in a power, then they have to be re-elected by the people. all right, और सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी पॉसिबल होता है जब लोग उसे फिर से चुने. ओके, दिस इज़ अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी. और यह वह मोमेंट है, मीन्स कि चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में क्या करते हैं, अपनी ताकत को महसूस करते हैं. जब वे लोकतंत्र में क्या करते हैं, अपनी ताकत को महसूस करते हैं. इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस. ठीक है, और स्टूडेंट्स इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण जो है बना रहता है. ओके, तो क्या होता है, इसी तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है. ऑल राइट, now next students, here we will read about some points here which are given. What approval or disapproval is being expressed here. okay, कौन से approval और कौन से disapproval यहाँ पर दिए गए हैं. मीन्स कि approval मीन्स सहमति, तो कौन सी सहमति और असहमति प्रकट की जा रही है. here you can say not bad, one of the taps in the nearby village must be getting water. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हाल बुरा नहीं है, जरूरी है कि जो यहाँ पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, लेटर्स टू द एडिटर. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेटर्स टू द एडिटर मीन्स संपादक के नाम पर. एडिटर मीन्स संपादक के नाम पर एक लेटर लिखा गया है, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स वी कैन सी, हम देख सकते हैं. बैन पोस्टर्स, तो बैन मीन्स रोक लगाना. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पोस्टर्स पर बैन लगाइए, मीन्स कि पोस्टर्स पर रोक लगाइए. अब क्यों लगाना है, लेट्स रीड. पोस्टर्स ऑन वॉल spoil the city's looks. Further, many times posters are pasted on important signboards and even road maps. All political parties should arrive at a consensus
ऑन कॉन्सेंसस ऑन बैनिंग पोस्टर्स ऑन वॉल्स, महेश कपासी दिल्ली। तो महेश कपासी जी दिल्ली से संपादक के नाम पर चिट्ठी लिख रहे हैं। वे कहते हैं कि पोस्टर पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार क्या होता है, पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। ओके, और यहाँ तक कि कहाँ पर लगाए जाते हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टी शुड अराइव एट अ कंसेंसस ऑन बैनिंग पोस्टर्स ऑन वॉल। और वे कहते हैं कि कई बार तो सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है, जो कि बहुत असुविधा करता है वहाँ के लोगों के लिए। ओके, और सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। अब एक और यहाँ पर कटिंग है स्टूडेंट्स, टेक एक्शन। टेक एक्शन मीन्स कार्यवाही। क्या किस चीज़ पर कार्यवाही करनी चाहिए? इट इज़ वरिंग टू नो दैट द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ फॉलिंग. Tigers are being hunted and killed by poachers for their skins. The government has not taken the issue of poaching seriously enough. It must take action immediately. Arrest the poachers and implement the laws protecting the tiger. If this does not happen, the tiger will become an extinct animal in the next 10 years. सोहनपाल, गुवाहाटी, आसाम। तो टेक एक्शन यहाँ पर बता रहे हैं कि कार्यवाही। अब क्या कार्यवाही है? यह चिंता का विषय है। इट इज़ वरिंग टू नो। ओके, यह चिंता का विषय है दैट द टाइगर पॉपुलेशन इंडिया, कि भारत में जो टाइगर की पॉपुलेशन है, भारत में जो बाघों की संख्या है, वो लगातार इस फॉलिंग, गिरती जा रही है। ओके, एंड टाइगर्स आर बीइंग हंटेड एंड किल्ड बाय पोचर। पोचर्स मीन्स शिकारी। ठीक है, तो जो बाघ हैं वे शिकारियों के द्वारा मारे जा रहे हैं, उनका शिकार किया जा रहा है, जस्ट फॉर देयर स्किन, उनकी त्वचा के लिए, उनकी खाल के लिए। ओके, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन द इशू ऑफ पोचिंग सीरियसली इनफ। और जो सरकार है वो उसको, इन पर सरकार इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इट मस्ट टेक एक्शन इमीडिएटली, और सरकार को चाहिए कि तुरंत इस पर कार्रवाई करे। अरेस्ट द पोचर, शिकारियों को बंदी बनाए, अरेस्ट करें। एंड इम्प्लीमेंट द लॉज प्रोटेक्टिंग द टाइगर्स, और बाघों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको क्या करे, वो लागू करे। ओके, इफ दिस डज नॉट हैपन, और अगर यदि ऐसा नहीं होता है, द टाइगर विल बिकम एन एक्सटिंक्ट एनिमल इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और अगर जल्दी सरकार ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले 10 सालों में बाघ भी जो है वो विलुप्त प्राणी हो जाएंगे। सोहनपाल, गुवाहाटी, आसाम से लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट एक टॉपिक है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपनसेशन टू फ्लड विक्टिम्स। सरकार फ्लड विक्टिम्स, बाढ़ पीड़ित, कंपनसेशन मुआवजा। ठीक है, सरकारों को बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य देना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, there are many ways. Okay, there are many ways in which people express their views and make governments understand what actions they should take. These include dharnas, rallies, strikes, signature campaign, etc. Things that are unfair and unjust are also brought forward. Newspapers, magazines, and TV also play a role in discussing government issues and responsibilities. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बता रहे हैं there are many ways, बहुत से तरीके हैं। ठीक है, बहुत से तरीके हैं इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़, जिसके द्वारा लोग अपने व्यूज़ को, अपने विचारों को, अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं। एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शंस दे शुड टेक। ओके, और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उन्हें क्या कार्यवाही करनी चाहिए। अब वे तरीके क्या हैं? दीज इंक्लूड्स, इनमें शामिल हैं धरनास, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन एक्सेट्रा। ठीक है, इनमें धरना शामिल है, रैली शामिल है, स्ट्राइक्स हड़ताल शामिल है, सिग्नेचर कैंपेन हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं।
things that are unfair and unjust are also brought forward. Okay, things that are unfair and unjust, और वे चीज़ें जो बातें और इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं हैं, ठीक है, जो बातें अनफेयर हैं, गलत हैं और न्याय संगत नहीं हैं, उन्हें सामने लाया जाता है इन सब चीज़ों के माध्यम से. ओके, एंड स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट इशूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, अब यहाँ पर क्या है, थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड. न्यूज़ पेपर्स, मैगजीन्स एंड टीवी ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जो अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं. ओके, while it is true, all right, while it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. Members of the minority community, Dalits, Adivasis, women and others are often able to participate in this manner. While it is true that a democracy allows people to participate. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जहाँ यह सच है, अगर हम इसे मानते हैं कि यह सच है कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो अलाउड करती है लोगों की प्रतिभागिता को, लोगों की भागीदारी को, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, तो यह भी तो सही है कि सभी वर्गों के लिए, दैट नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो, कि सभी वर्गों के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता. क्यों नहीं मिल पाता? अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज बाई ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू सोशल मूवमेंट्स दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग. ठीक है, अब लोगों के लिए भागीदारी का अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे. ओके, अब देखिए, मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी मीन्स कि जो अल्पसंख्यक लोगों के, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग सदस्य हैं, जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, वुमेन महिलाएं एंड अदर्स आर, और अन्य लोगों की जो भागीदारी होती है, आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर. तो इनकी भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है. तो हम कहेंगे कि जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता. लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे. और दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों को भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है. Okay, if a country people are alert and interested, okay, alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. All right, if a country's people are alert, अगर देश के लोग alert हो जाएं, सजग हो जाएं और इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज़ रन, और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश को कैसे चलाया जाता है, तो जो उस देश की जो सरकार का लोकतांत्रिक जो स्वरूप है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो है उस देश का, जो लोकतांत्रिक स्वरूप है, वह भी क्या होगा, मजबूत हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि अगर देश के लोग अवेयर हो जाएं, सजग हो जाएं और इस बात में रुचि लें कि देश को कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाएगा. ओके, सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली वेंडिंग थ्रू द स्ट्रीट ऑफ आवर सिटीज एंड टाउन्स और villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it and what they are protesting about. Okay, this will help to give us a sense of how our government works.
सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली विंडिंग थ्रू, तो जब अगली बार हमें शहर के, कस्बे के या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए देखे, प्रोटेस्टिंग करते हुए देखे, तो हम 1 मिनट रुक कर, एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, व्हाट द रैली इज अबाउट, हु इज पार्टिसिपेटिंग इन इट एंड व्हाट they are protesting about. Okay, this will help to give us a sense of how our government work. This will help to give us. Okay, तो students अगर उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं हमें यह भी पता करना है और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं. ओके, इससे क्या होगा, हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वह कैसे काम करती है. ओके, नाउ नेक्स्ट, need to resolve conflict. Resolve means समाधान, conflict means संघर्ष, means समस्याओं का समाधान की आवश्यकता. क्या आवश्यकता है conflict resolve की, ठीक है. तो students, in Maya's story you read about how conflict can often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. Okay, read the story again. Do you think the police shooting of Hector could have been avoided? How? Okay, so in Maya's story, तो students हमने माया की कहानी में पढ़ा कि how conflicts can often lead to violence. ठीक है, कैसे झगड़ा जो होता है, संघर्ष जो होता है वो हिंसा में बदल जाता है या डेथ में बदल जाता है because one group decide, क्योंकि जो एक समूह होता है वह यह मान लेता है, वह यह फैसला कर लेता है कि it is all right to use force to prevent the other group from protesting, कि दूसरे ग्रुप को इस बात को मानना चाहिए. मीन्स कि क्या होता है, कई बार विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है और ऐसा इसलिए होता है कि जब एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह का विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना बहुत उचित होता है. Okay, now conflict occur when people of different cultures, religions, regions or economic backgrounds do not get along with each other or when some among them feel they are being discriminated against. People may use violent means to settle their differences. This leads to fear and tension among others living in an area. The government is responsible for helping to resolve. Okay, helping to resolve conflicts. Conflicts occur when people of different cultures, religions, regions or economic backgrounds do not get along with each other or when some among them feel they are being discriminated against. Okay, तो कॉन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, मीन्स संघर्ष कब स्टार्ट होते हैं, विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियाँ, ठीक है, डिफरेंट कल्चर, विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न धर्म, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि डू नॉट गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर, जब वे एक दूसरे के साथ सामंजस्य या तालमेल नहीं बैठा पाते तब झगड़े या संघर्ष होते हैं. ओके, और when some among them feel they are being discriminated against, या फिर किसी अन्य को यह महसूस होता है कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है या कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है. People may use violent means to settle their differences. People may use, तो जो लोग होते हैं वे फिर हिंसा का सहारा लेते हैं, ठीक है, ताकि means to settle their differences, ताकि वे पक्षपात को, भेदभाव को क्या कर सकें, खत्म कर सकें. ओके, दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन, तो इसकी वजह से क्या होता है, अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है. ओके, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और क्या है, सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे. तो सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है कि वह इन झगड़ों का क्या करे, ठीक से समाधान करे.
Let's read about some of the conflicts in our society and the role of the government in resolving them. आइए अब हम अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारे समाज में फैले हुए हैं उनके बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिकाएं निभाती है. ओके. The Indian Constitution, okay, the Indian Constitutions lay down the basic rules or laws that have to be followed by everyone. These laws are for both the government and the people. Conflicts and differences have to be resolved according to these laws. We will read more about this in later classes. The Indian Constitution, जो भारतीय संविधान है, लेज डाउन द बेसिक रूल्स. ठीक है, जो भारतीय संविधान है उसका जो बुनियादी नियम है. ओके. भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं और लॉज दिए गए हैं. किसके लिए? प्रत्येक व्यक्ति के लिए. ये कानून जो है वे सरकार और लोगों के लिए है. ठीक है. दीज लॉज आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल. ओके. तो ये जो कानून है ये लोगों के लिए और सरकार के लिए है. कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस हैव टू रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉ. और कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स विवाद, झगड़े, एंड डिफरेंसेस और जो अंतर हैं हैव टू बी रिजॉल्व. उनको उनका समाधान करना जरूरी है, इनको मानना पड़ता है. क्योंकि क्या होता है, अगर हम इन्हें नहीं मानेंगे तो वहीं से संघर्ष, हमारे झगड़े शुरू होते हैं. तो मीन्स सबको इन कानूनों को मानना पड़ता है. विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है. वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन लेटर क्लासेस. हम बाद में इन कानून के बारे में, इन नियमों के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. ओके. Now religious, okay, religious processions, all right, religious processions and celebration can sometimes lead to conflict. Okay, sometimes lead to be conflict. For example, the route a procession takes may lead to a conflict. The government, particularly the police, play an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. At times, there is fear that violence may erupt, with people throwing stones or trying to disrupt the processions. The police is responsible for ensuring that violence does not take place. Okay, so students, religious processions means धार्मिक जुलूस and celebration और समारोह. ठीक है, धार्मिक जुलूस और जो समारोह हैं can sometimes lead to conflicts. कभी कभी जो धार्मिक जुलूस होते हैं और जो समारोह होते हैं वे भी झगड़े के कारण बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द रूट ऑफ प्रोसेशन टेक्स में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. कई बार तो क्या होता है, धार्मिक जुलूस जिस रास्ते पर निकले वहीं पर यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है कि इस रास्ते से जुलूस क्यों निकल रहा है. द गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली द पुलिस, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट अ सॉल्यूशन. द गवर्नमेंट, सरकार, पर्टिकुलरली विशेष रूप से जो पुलिस है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, वे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज़ की वहाँ का जो समुदाय है वहाँ का जो प्रतिनिधित्व करते हैं. मीन्स कि कई बार हिंसा भड़कने का खतरा क्यों रहता है, क्योंकि जो कभी कभी जुलूस के जो लोग होते हैं वे क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं. टू ट्राई टू अराइव एट अ सॉल्यूशन. ठीक है. At times, there is a fear that violence may erupt with people throwing stones or trying to disrupt the processions. ठीक है. और कभी कभी जुलूस के लोग क्या होते हैं, इतने उत्तेजित हो जाते हैं, कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं. ठीक है. एंड द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस. ऑलराइट. और सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उत्तरदायित्व है पुलिस का, वह यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के.
ठीक है। और वह क्या करती है, सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकाल सके। तो इस प्रकार पुलिस की सरकार में बहुत अहम भूमिका है, जो इस प्रकार की हिंसा को, इस प्रकार के दंगों और जुलूस पर नियंत्रण करती है। ओके, नाउ rivers too can become a source of conflict between states. A river may begin in one state. दूसरा रीज़न हम यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का देख रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही कॉमन इशू होता है ये झगड़ों का। तो rivers too can become a source of conflict between states. A river may begin in one state, flow through another, and end in a third. The sharing of river water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict. For example, you may have heard about the Cauvery water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. The water stored in Krishna-Rajasagar Dam in Karnataka is used for irrigating a number of districts and for meeting the needs of the city of Bengaluru. The water stored in Mettur Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of that state. Rivers too, okay, rivers too can become a source of conflict between states. तो जो नदियाँ हैं वे क्या हैं, वे भी राज्यों के बीच झगड़े का एक क्या है, कारण है। मीन्स कि नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। ठीक है, कैसे बनती हैं? अ रिवर में बिगिन इन वन स्टेट, कोई एक नदी है जो कि एक राज्य से होकर बहती है, शुरू होती है। फ्लो थ्रू अनदर, और दूसरे राज्य तक गुजरती है। एंड एंड इन अ थर्ड, और क्या है, दूसरे राज्य से होकर गुजरती है और तीसरे में वे खत्म होती है। तो उसी बीच में द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का या झगड़े का कारण बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। आपने कई बार सुना होगा कावेरी नदी के पानी के लिए झगड़ा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में अक्सर सुर्खियों में रहता है। वो क्या है कि जो कावेरी डैम है, जो कावेरी नदी है, उसका जो पानी है वो कृष्णा राजा सागर बांध में स्टोर होता है कर्नाटका में, इज़ यूज्ड फॉर इरीगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। और वो क्या है, वे कई जिलों में सिंचाई की व्यवस्था उस पानी के कारण होती है। मीन्स कि जो कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध से भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम में आता है। ठीक है, एंड क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु, और इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। द वाटर स्टोर्ड इन मैटूर डैम इन तमिलनाडु इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। और तमिलनाडु के मैटूर बांध में भी भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में, उस राज्य का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पर भी सिंचाई होती है। तो अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। अब क्यों झगड़ा होता है? क्योंकि दोनों ही बांध जो हैं वे एक ही नदी पर बने हुए हैं। ओके, The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in Karnataka. Therefore, both states can't get as much water as they need for people in their states. This leads to conflict. The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both states. Okay, a conflict arises because both dams are on the same river. तो दोनों जो बांध हैं वे एक ही नदी पर बने हुए हैं। ये तो हमें मालूम है कि दोनों बांध क्या है, एक ही नदी पर बने हुए हैं। तो जो डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड इफ वाटर इज रिलीज्ड। ओके, ओनली बी फिल्ड इफ वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अपस्ट्रीम आर लोकेटेड इन कर्नाटका। तो क्या है स्टूडेंट्स वहाँ पर कि दोनों बांध एक नदी पर तो बने हैं, लेकिन कर्नाटक का जो दूसरा बांध है वे कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। ठीक है, वे कावेरी नदी के कहाँ पर है, ऊपरी छोर पर है। तो उससे क्या होता है, जब तमिलनाडु का जो मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है और मैटूर बांध में पानी
पानी तब भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए, जो ऊपर की तरफ जो बांध बना है, तो तभी तो नीचे के बांध में पानी आएगा. ओके, देयरफॉर बोथ स्टेट्स कांट गेट एज मच वाटर एज दे नीड फॉर पीपल इन देयर स्टेट्स. ठीक है, तो क्या है, दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पा रहा है. दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, तो यही क्या है, झगड़े का कारण है, इससे विवाद उत्पन्न होता है. दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट. द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो राष्ट्र सरकार है, जो वहाँ की राष्ट्रीय सरकार है, हैज़ टू स्टेप इन, उसको इसमें कदम उठाना पड़ता है. एंड सी, और देखना पड़ता है, दैट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्कड आउट फॉर बोथ स्टेट, ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो सके. Okay, now here quite flows the Cauvery despite being at the center of heated conflict between two states for the last 30 years. Okay, पिछले 30 सालों में दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती जा रही है. Okay, now next students, इक्वलिटी एंड जस्टिस. इक्वलिटी मीन्स समानता, जस्टिस मीन्स न्याय. तो अब हम पढ़ेंगे समानता और न्याय के बारे में. वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस. इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल. तो स्टूडेंट्स क्या है कि वन ऑफ द की आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक जो मुख्य विचार है वो क्या है, इक्वलिटी एंड जस्टिस है, समान और न्याय है. उसके प्रति वचनबद्ध, कमिटमेंट होना, कि मीन्स कि लोकतांत्रिक सरकार का जो मुख्य विचार है उनमें से जो एक मेन है, जो मुख्य विचार है वह है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना. इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल. और हम स्टूडेंट्स न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते. सो नाउ हियर आर सम डिस्कस पॉइंट. इन मायाज स्टोरी, माया की कहानी में, डिड द गवर्नमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल. क्या माया की कहानी में सरकार ने इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं. इन डॉक्टर अंबेडकर स्टोरी, डिड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल. और डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में, जो कि क्या है, डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची. ओके, The earliest practice of untouchability is now banned by law. This group of people were denied education, transport or medical facilities and even the chance to offer prayers. Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in this book, and many others like him, realized that such practices must not continue, that justice can only be achieved when people are treated equally. The earlier practice of अनटचेबिलिटी मीन्स कि जो अस्पृश्यता जो होती है, यानी अनटचेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, अस्पृश्यता या छुआछूत की जो प्रथा है उस पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है. दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन. लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया था. ठीक है, दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज और इवन द चांस ऑफ ऑफर प्रेयर्स. फिर उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर अंबेडकर, whom you have read about earlier in this book. डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हमने 2nd 3rd चैप्टर में पढ़ा था ना. तो जब हमने जो पढ़ा था, एंड मैनी अदर्स लाइक हिम, और उनकी तरह कई और लोग ने भी रियलाइज किया, यह अनुभव किया, दैट सच प्रैक्टिसेस मस्ट नॉट कंटिन्यू, कि इस प्रकार की जो प्रैक्टिस हैं, इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं, यह क्या है, अमानवीय हैं, यह प्रथाएं सही नहीं हैं. एंड दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली. ओके, और न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए. ओके, The government also recognizes this and make special provisions for groups within a society that are unequal. For instance, in our society, there is a general tendency to value and care for the boy child more than the girl child. The government also recognize, सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है. ओके, और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है, स्पेशल प्रोविजन करती
है जो समाज जिस समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते हैं. फॉर इंस्टेंस इन आवर सोसाइटी देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड. ओके, जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं. इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना कि लड़कों को देता है. ओके, इन दिस मीन्स दैट सोसाइटी डजंट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली, and this is unjust. In this context, the government steps in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Thus, it is possible that fee for girls might be waived or lowered in government schools or colleges. This means, तो हमने बताया कि इसका अर्थ क्या है. कुछ समाज में अभी भी क्या है, लड़कों को क्या किया जाता है, लड़कियों से ज़्यादा वैल्यू दी जाती है. ओके, तो इट मीन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो हम इससे हम यह धारणा इस धारणा को हम क्या कर सकते हैं, अनजस्टिस कह सकते हैं, अन्यायपूर्ण कह सकते हैं. द गवर्नमेंट स्टेप्स टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस दैट कैन एनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस दैट दे आर सब्जेक्टेड टू. सरकार ने कुछ ऐसे विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी. ठीक है, thus it is possible that fee for girls might be waived or lowered in government schools or colleges. और इस प्रकार उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया है. How do you think lowering the school fee would help girls attend school? So here are students some discussing point also. ओके, आप सोचिए, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. आपके अनुसार फीस कम करने से या फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे हेल्प मिलेगी? कैन यू थिंक ऑफ एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू हैव हेल्प्ड समवन आउट ऑफ अ सिचुएशन विच यू थॉट वॉज अनफेयर? डिड एवरीवन एल्स सी इट द सेम वे? व्हाट डिड यू हैव टू से टू कन्विंस अदर्स दैट व्हाट यू डिड वॉज फेयर? ओके, दूसरा, क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए. और इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की है? क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? ओके, और जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया? ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज क्लोज्ड. ऑलराइट, and class is over. Tomorrow I will be back with new chapter. So students, till then revise your work, take care, stay safe. Thank you very much. Have a nice day.